जय हिंद साथियों। आज हम बिहार दरोगा 2008 में पूछे गए मेंस के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे कि दरोगा 2008 में मेंस में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न केवल दरोगा में ही काम नहीं आएगा, बल्कि बिहार एसएससी जितना भी सेंट्रल लेवल के जितना भी एग्जाम है सभी में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह प्रश्न केवल बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार से रिलेटेड या सेंट्रल लेवल के जितना भी एग्जाम होगा उनमें भी यह प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 2008 में मेंस में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था दरोगा एग्जाम में। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो थोड़ा महानवादी के बारे में भी जान लीजिए कि महानवादी क्या होता है। महानवादी भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे यदि हम लोग के ऊपर में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्राइम कर दिया तो व्यक्ति क्या करता है, कानून के पास जाता है, जज के पास जाता है और अपना एक वकील लेकर भी जाता है। वकील उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जज के सामने जो भी रिपोर्ट होता है उसको जज को बताता है। ठीक उसी प्रकार जब भारत सरकार के ऊपर में कोई केस कर देता है तो भारत सरकार की तरफ से लड़ने के लिए भारत के महानवादी जाता है, यानी कि राष्ट्रपति हो गया या प्रधानमंत्री हो गया या कोई मंत्री हो गया, इनके तरफ से लड़ने के लिए, यानी कि भारत सरकार बोल दीजिए इन सबको, भारत सरकार की तरफ से लड़ने के लिए जज के सामने में एक वकील जाता है। उस वकील को भारत के महानवादी कहते हैं। उसी तरह से राज्य में भी होता है। यदि राज्य सरकार के ऊपर में कोई केस है या एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में कोई केस है तो राज्य की तरफ से लड़ने के लिए राज्य का महाधिवक्ता जाएगा। वहाँ पर हम लोग महाधिवक्ता बोलते हैं और यहाँ पर सेंट्रल में हम लोग महान्यायवादी बोलते हैं। तो महान्यायवादी क्या होता है तो आप लोग समझ गए होंगे। महान्यायवादी एक सरकारी वकील होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इनके बारे में चर्चा किया गया है। थोड़ा अनुच्छेद 76 के बारे में और थोड़ा डिटेल जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 76 और 78, इसको लगातार आप लोग याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिनका प्रधानमंत्री होगा, यानी कि 74 में प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा किया गया। 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर दूसरे मंत्रियों या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो 75 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में लिखा गया। 76 में महान्यायवादी के बारे में लिखा गया। तो 76 में महान्यायवादी, इसको आप लोग याद रखिएगा। 78 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री कर्तव्य, तो 78 में लिखा गया प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो इस बार के एग्जाम में पूछा गया था मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, लेकिन हो सकता है ये पूछ दे कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य लिखा गया। 74 में क्या है, 74 में प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। 75 में लिखा गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 76 में महान्यायवादी के बारे में लिखा गया और 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में लिखा गया। तो अभी हम लोग 76 के बारे में डिस्कस किए कि 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति कहा गया, नियुक्ति के बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महान्यायवादी के बारे में और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवार थे। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमन है। इसको भी थोड़ा आप लोग याद रखिए। भारत के वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमन है और भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवार थे। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसके बाद थोड़ा और महान्यायवादी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये भी बात को आप लोग याद रखिएगा कि महान्यायवादी के यानी कि वकील के बारे में, इस महान्यायवादी वकील के बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा कि 10 साल होगा कि 2 साल होगा, इसके बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये केवल राष्ट्रपति के पर्याद प्रसन्न रहता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा महान्यायवादी रहेगा। अगर एक दिन के लिए चाहे तो एक दिन में भी हटा सकता है राष्ट्रपति, 2 दिन में भी हटा सकता है। तो 50 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो वो DY चंद्रचूड़ है, धनंजय चंद्रचूड़ है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इसके बारे में अभी हम तुरंत बताएं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। यह भारत का दूसरा महिला राष्ट्रपति है।
पहला महिला राष्ट्रपति, आप लोग कमेंट बताइएगा भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, या भारत के द्रौपदी मुर्मू। इसमें ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये 2008 का पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसमें नहीं लिखा गया है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। संविधान, आप लोग बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए तो चौथा प्रश्न को देखते हैं। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? भारत इसमें 2008 में 23 नंबर का सेना प्रमुख था, लेकिन अभी 30 नंबर के सेना प्रमुख है। भारत के वर्तमान में जो सेना प्रमुख है वे वर्तमान में सेना प्रमुख 30 नंबर के हैं। यह कौन है? तो भारत के वर्तमान 30 नंबर के सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वर्तमान जो सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यह 2008 का पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी तुरंत बताएं, भारत के वर्तमान जो 50 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़, यानी DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होता है? यानी राज्य में जो होता है मंत्रिपरिषद वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी तरह से पूछे कि केंद्र में जो होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी तरह से राज्य में जो होता है मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा, क्योंकि राज्य में विधानसभा होता है और केंद्र में लोकसभा होता है। ठीक, राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी तरह यहाँ केंद्र रहता है, केंद्र के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 7 नंबर का प्रश्न, चलिए 7 नंबर की करंट अफेयर है, ये पुराना है, इसको छोड़ देते हैं। 8 नंबर में है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बिहार का जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार जिला प्रथम स्थान पे है। 1857 ईस्वी क्रांति के समय में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह के बारे में आप लोग थोड़ा बता देते हैं कि कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल को हुई थी। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। 1857 ईस्वी क्रांति में वो लड़ा था और 1858 ईस्वी क्रांति में इसका एक हाथ में गोली लग जाने के कारण यह अपना एक हाथ काट करके गंगा माँ में फेंक दिया था, गंगा माँ को चढ़ा दिया था। तो 26 अप्रैल को यह भी प्रश्न पूछता है बिहार के एग्जाम में कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा, कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी की उम्र में हुई थी। उस समय में इसका उम्र 80 साल था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कुंवर सिंह की मृत्यु जब हुई थी तो उसका उम्र कितने वर्ष के थे? वे कितने वर्ष के थे? तो वे 80 उम्र के थे। तो ये कहाँ से लड़ा था, ये किस क्षेत्र से? तो ये आरा के थे। यह भी परीक्षा में पूछता है कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो आरा में एक जगह पड़ता है जगदीशपुर, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। आप लोग को कमेंट में बताना है कि आरा जिला जो है ना बिहार के किस जिला में पड़ता है? आरा जगह है या बिहार के किस जिला में पड़ता है? एक गाना भी चलता है बिहार में, आरा हिले छपरा हिले, तो आप लोग इस अनुसार इसको याद रख सकते हैं। कुंवर सिंह ने आरा को हिला दिया था, आरा हिले। आगामी नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये भी प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको छोड़ देते हैं। क्या करता है 11 नंबर प्रश्न का, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र में कृषि का काम होता है? तो बिहार में लगभग में जो होता है ना 60% क्षेत्र पर कृषि होता है। बाद में कि 40% क्षेत्र वैसे रहता है, कोई दूसरा काम होता है, घर किसी का घर होगा या फैक्ट्री होगा, नदी जल कुछ भी होगा, लेकिन 60% क्षेत्र पर खेती होता है। 12 नंबर में देखिए, महानवादी से 2 बार प्रश्न पूछ दिया है। 12 नंबर क्या है कि महानवादी को कौन हटा सकता है? तो जो इसको चुन सकता है वही हटा सकता है। तो महानवादी को कौन चुनता है? महानवादी को राष्ट्रपति चुनता है, इसलिए इसको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। 13 नंबर में कह रहा है कि बिहार में कितने साक्षरता दर है 2021 के अनुसार? तो 2001 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा 2011 पूछेगा, यानी तो 2021 वाला पूछेगा। 21 वाला तो अभी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ, तो 2018 वाला रिपोर्ट हम आप लोगों को बताते हैं। 2011 में जो है वो पुरुष की जो साक्षरता रेट है, पुरुष की साक्षरता रेट है 71%, और महिला की जो साक्षरता रेट है, महिला का जो साक्षरता रेट है, पुरुष की साक्षरता रेट 71% है और महिला की साक्षरता रेट 51%। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 122 होगा। इनसे 2 से भागा कर दीजिए, 2 से इसको भागा किए कि पुरुष और महिला 2 व्यक्ति है, इसको काट देंगे और औसत निकाल लेंगे इसका, तो हो जाएगा ही 61%। 61% कुल हुआ, यानी कि पुरुष और महिला दोनों मिला करके कितना प्रतिशत है? तो 61%। अगर वही पूछे कि पुरुष का साक्षरता रेट कितना है 71, महिला कितना है 51, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए तो 61 हुआ।
टोटल साक्षरता रेट, बिहार के कुल साक्षरता दर कितना है? 61%। यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार के कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो उस समय में, जिस समय 2001 था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 47% उसमें था। लेकिन वर्तमान में कैसे निकालना बता दिए। 71 हो गया पुरुष का, 51 हो गया महिला का, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, यह कुल साक्षरता यानी कि औसत निकला, एक औसत रेट है, यानी औसत दर है, कुल साक्षरता दर। नेक्स्ट करते ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद जो खिलाड़ी है ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर कह रहा है कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह जो सूरी वंश की स्थापना किया था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1940 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ था, इसमें शेरशाह जीत गया था और हुमायूं हार गया था। उसी शेरशाह के बारे में बात कर रहे हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ है। चलिए, तो शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां था। 16 नंबर प्रश्न करा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। किसने किया था? तो A.O. हुम ने किया था। उस समय में गवर्नर कौन थे? तो उसमें भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। व्यापक सिद्धांत किसने दिया था? तो कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि व्यापक सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत दिया था। इसका सही आंसर डी नंबर होगा, यानी कि हिंदी में बोले तो राजहरप नीति। राजहरप नीति क्या था? तो राजहरप नीति लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून बनाया था कि जिसके संतान नहीं होगा, यानी कि जो भी राजा हो यहाँ पर जिसका संतान नहीं होगा, उसके घर द्वार और उसके ज़मीन जायदाद को हड़प लिया जाएगा अंग्रेज के द्वारा। इसी कानून को बोलता था राजहरप नीति। प्रश्न पूछता है कि राजहरप नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था? तो सबसे पहले सतारा हो गया, सतारा को हड़पा गया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। यह प्रश्न पूछता है कि 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी से हो गया टेनिस, ब्रेकर्स हो गया बॉल यानी फुटबॉल। ट्राई ब्रेकर शब्द टेनिस और फुटबॉल दोनों संबंधित है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और ये पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में। मुंगेर निम्नलिखित किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो है निम्नलिखित किसकी राजधानी थी, यानी कि इनमें से कौन सा शासन है जिनकी राजधानी मुंगेर थी? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। सबसे थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कोलकाता जो अभी वर्तमान में बंगाल जो है, वर्तमान में जो बंगाल है, जिस समय मुगल था उस समय बंगाल की राजधानी ढाका था। बंगाल का राजधानी ढाका था। जैसे मुगल के हाथ से बंगाल निकल गया तो मुर्शिद कुली खां आया। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? बंगाल की राजधानी ढाका से हटा करके मुर्शिदाबाद ले आया। फिर मुर्शिदाबाद से क्या किया है? मीर कासिम जो थे, पलासी के युद्ध के समय में ये मीर कासिम था। मीर कासिम जो थे ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर जो बिहार में पड़ता है मुंगेर ले आया। तो बंगाल की राजधानी पहले ढाका था, ढाका से मुर्शिदाबाद आया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर आया। कभी बिहार के एग्जाम में ये प्रश्न सजाने के लिए दे देता है। 22 नंबर का प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम बीबी जला था। थोड़ा गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेते हैं। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु है। यह 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह ही था। सिख धर्म के पहला गुरु गुरु नानक था और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में इसलिए पूछा गया है बिहार दरोगा के एग्जाम में क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिख धर्म के कौन सा ऐसा गुरु था जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था, इसलिए यह प्रश्न बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। टोटल कितना गुरु हुए? टोटल 10 गुरु हुए। पहला गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और 10वां पहला गुरु गुरु नानक थे और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह
गुरु गोविंद सिंह थे। 23 नंबर का प्रश्न, 23 नंबर कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ। तो फणीश्वर नाथ रेणु, सबसे पहले आप लोगों को यह बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु पुरुष है या स्त्री, कमेंट में आप लोग बताइएगा। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसका जन्म बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था। वर्तमान में तो ये अररिया में पड़ता है। इस वर्तमान में अगर आप इसको खोजने जाइएगा तो इसका गांव आपको अररिया में मिलेगा। रेणुगंज नामक गांव है अररिया में, वहीं मिलेगा क्योंकि मेरा भी घर अररिया के बगल में ही पड़ता है, तो इसलिए हमको पता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म अररिया, वर्तमान में अररिया है लेकिन प्रश्न में अररिया नहीं दिया हुआ, पूर्णिया, जिस समय में इसका जन्म हुआ था तो पूर्णिया में हुआ था। रेणुगंज नामक गांव में हुआ था पूर्णिया में। इसका एक फेमस काव्य है, उसका नाम है मेला आंचल। मेला आंचल जो है ग्रंथ काव्य है, उन्हीं से यह प्रसिद्ध हुआ था। मेला आंचल में एक प्रशांत नामक एक डॉक्टर होता है जो पटना से पढ़ के रेणुगंज गांव में जाता है पटना से पढ़ के, और रेणुगंज में एक लड़की होती है, उसका नाम कमली नाम होता है, उसका नाम कमली होता है। तो मेला आंचल जो है कविता, उसमें यह दिखाया गया है कि कमली और वो जो है प्रशांत कुमार जो पहले पटना से पढ़ के आता है, पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आता है, और वह जैसे ही पढ़ के गांव में आता है तो गांव में देखता है कि बहुत सारा यहाँ पर जादू टोना, जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास ना ले जा करके झाड़ फूँक के लिए किसी ओझा के पास ले जाता है। यह चीज़ देख कर को उसे बहुत मतलब अफसोस होता है क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं परेशान। तो एक जो लड़की थी कमली एक दिन कमली क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। कमली को ले जाता है इसी डॉक्टर प्रशांत के पास, तो प्रशांत उस कमली को ठीक कर देता है। बाद में चल के वही प्रशांत को कमली से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। कमली के पिता बहुत अमीर होते हैं, उस गांव के बहुत जमींदार होते हैं, अमीर होते हैं। बाद में वो जमींदारी बाद में वो कांग्रेस नेता बन जाते हैं। तो यही कहानी है और डिटेल से भी आप पढ़ सकते हैं किताब में बहुत डिटेल्स लिखा हुआ है। तो फणीश्वर नाथ रेणु इसलिए प्रसिद्ध हो गया, उसका जो था कविता काव्य बोल सकते हैं, उसका जो काव्य था मेला आंचल से ही वह प्रसिद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था वह। चलिए तो आगे प्रश्न पूछते हैं। आगे है कमैनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कमैनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कमैनी जो है ये महाकाव्य है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। मनु और कमैनी नामक जो लड़की होती है उसके प्रेम के बारे में बताया गया। इस कविता में, इस महाकाव्य में कमैनी का नाम सरधा था, यानी कि इस कविता में कमैनी को सरधा बोलते थे और मनु, ये दोनों को प्रेम के बारे में बताया गया। इस धरती महाकाव्य में यह दिखाया गया है कि एक बार पूरा धरती पर पानी भर जाता है। पानी भरने से पूरा धरती के जितना भी जीव जंतु है सभी विनाश हो जाते हैं, सभी खत्म हो जाते हैं। एक ही बचता है, मनु बचता है और सरधा बचता है, सरधा जिसे कमैनी कहते हैं। बाद में कुछ दिन बाद जब पानी सूख जाता है धरती पर तो ये दोनों का भेंट होता है, कमैनी और मनु का मिलन होता है, भेंट होता है, दोनों के बीच में प्रेम जगता है और शादी कर लेता है। शादी करने के बाद एक बच्चा होता है। तो जब कमैनी मनु के प्रति उतना रुझान ना रख करके, प्रेम ना रख करके हर वक्त वो बच्चा पर ध्यान देता है, यानी कि कमैनी और मनु के बीच में प्रेम कम हो जाता है। तो एक दिन मनु गुस्सा होकर के कमैनी को छोड़ करके चला जाता है। तो बाद में कमैनी भी खोजते मनु के पीछे खोजने चला जाता है। बस यही कहानी होता है। तो इसलिए प्रसिद्ध था कमैनी, कमैनी के लेखक जयशंकर प्रसाद था। इसमें भी प्रेम के बारे में दिखाया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जितना बचा हुआ उस सभी को हम पूरा कर देंगे।